हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यूब। सो गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत छोटे से बट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जहाँ से अक्सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो सबको पता है इन्वेंट्री क्या होती है, बट इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है और इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या। एक्चुअली इन्वेंट्री जो टाइप है, मेनली 4 टाइप की इन्वेंट्री हमारे पास होती है और उनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अक्सर जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम उन सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे, टाइप ऑफ इन्वेंट्री को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे जहाँ से क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट इज कि कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री करते समय हम लोग किन किन चीज़ों को इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं और किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप क्लास में एंड तक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सबको पता है। इन्वेंट्री क्या है? इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग बट स्टिल लाइंग अनसोल्ड। ठीक है, सो हिंदी में रिपीट करूँ मैं, ये इन्वेंट्री से अभिप्राय ऐसे माल से है जो हमने रीसेल यानी कि पुनः विक्रय करने के पर्पज से खरीदा था, बट अभी तक ये माल बिका नहीं और हमारे पास गोदाम में पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि शुद्ध भाषा में ऐसे हम बोल सकते हैं कि बिना बिका हुआ माल। ठीक है, ऐसा माल जो हमने पुनः विक्रय के पर्पज से खरीदा था लेकिन अभी तक बिका नहीं हुआ है और हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, अब ये बहुत लेमैन की लैंग्वेज मैंने बता दी, उम्मीद है सबको पता होगा। अब बात कर लेते हैं जल्दी से टाइप ऑफ इन्वेंट्री की। टाइप ऑफ इन्वेंट्री में बात करें तो 4 तरह की इन्वेंट्री हमारी होती है। सबसे पहला है हमारा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें क्या है, देखिए सपोज के लिए आपको बिजनेसमैन है। ठीक है, आप बिजनेसमैन है, मैं आपके शब्दों में बता रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग अपने शब्दों में नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, इसको अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होगी मुझे कमेंट करना, मैं इसके नोट्स आपको बुक की लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दूंगा। बट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें तो इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ दैट रॉ मटेरियल दैट वर यूज फॉर द परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। सो हिंदी में बताऊं, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल से अभिप्राय उस माल से है, ऐसे कच्चे माल से है जिसको हमने मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन हेतु खरीदा था बट अभी तक जिसका उपयोग नहीं किया गया है, मतलब बिल्कुल अनयूज पड़ा हुआ है, जो माल हमने टच भी नहीं किया है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि सपोज कर लो आपके यहाँ फर्नीचर का गोडाउन है, आपकी कंपनी फर्नीचर बनाती है, तो आपने क्या किया, फर्नीचर बनाने के लिए आपने यहीं से लकड़ी खरीदी कि इससे हम फर्नीचर बनवाएंगे, बट उस लकड़ी का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी अनयूज पड़ा हुआ, आपने उसको टच भी नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो माल कच्चा मटेरियल जो भी अनयूज पड़ा हुआ है, इसको मैंने टच नहीं किया है, वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहलाता है। दूसरा है हमारा इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो सपोज करिए आपने जो लकड़ी खरीदी थी उसमें से लकड़ी का वह भाग जिसका इस्तेमाल आपने कैसे फर्नीचर बनाने में शुरू कर दिया है, ठीक है, बट अभी फर्नीचर बनकर तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे रिपीट कर सकते हैं इंग्लिश में, इट रिफर्स टू दैट मटेरियल, दैट रॉ मटेरियल which has been entered into the process of manufacturing but not cross the boundary of production। ठीक है, सो दिन नहीं बताऊँ तो रॉ मटेरियल का वह भाग जिसका उपयोग निर्माणी प्रक्रिया में किया जा रहा है बट अभी निर्माणी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब तीसरा है हमारा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या होता है, सपोज के लिए हमने जो लकड़ी खरीदी थी उस लकड़ी से हमने कुछ फर्नीचर बनाना शुरू किया और बना भी लिया है। अब जो फर्नीचर बन के तैयार हो गया है वो बन के तैयार हो गया बट अभी बिका नहीं है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच हैज़ क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शंस बट स्टिल लाइंग अनसोल्ड इन गोडाउन। ठीक है, हमारे माल का वह भाग जिसने निर्माणी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है परंतु अभी तक बिका नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, माल तैयार हो चुका बट बिका नहीं, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड कहलाएगा। अब लास्ट हमारा बच रहा है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सपोज करिए हमने कहीं से तैयार माल खरीदा है। ठीक है, हम बनाते नहीं है माल को, हम सीधा कहीं से तैयार माल खरीदते हैं और उसको वैसे बेच लेते हैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जोड़ के। ठीक है, तो सपोज करिए हमने कहीं से 50 कुर्सियाँ खरीदी, ठीक है, 500 रुपये की, और हमने उसको 100 रुपये ऐड करके 600 रुपये में बेचते हैं। अब 500 में से हमारी 400 कुर्सियाँ बिक गई बट 100 कुर्सियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। शुद्ध भाषा में डिफाइन करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, खरीदे गए माल का वह भाग, ठीक है, खरीदे गए माल का वह भाग जो अभी बिका नहीं है
एवं जिसे पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया था। जल्दी से हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेशन को करते समय हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इन्वेंट्री में जोड़ेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्वेंट्री में नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किन किन चीज़ों को हम इन्वेंट्री में नहीं जोड़ेंगे जब हम कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला इसमें पॉइंट है गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड। माल का वह भाग जो हमने बेच लिया है बट अभी डिलीवर नहीं हो पाया है, तो ऐसे माल को हम इन्वेंट्री में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो तो बिक गया है ना, उसको इन्वेंट्री में क्यों जोड़ेंगे? इन्वेंट्री तो वो होती है नहीं कि स्टॉक तो उस माल को बोलते हैं जो बिका नहीं है। ठीक है, तो माल का वह भाग जो बिक गया है बट डिलीवर नहीं हुआ है हम इन्वेंट्री में नहीं जोड़ेंगे। दूसरा और पॉइंट है जिसको हम इन्वेंट्री में नहीं जोड़ेंगे, दैट इज गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। माल का वह भाग जो हमने खरीदा है और हमें रिसीव भी हो गया है बट अभी तक हमने उसको परचेज बुक में यानी कि क्रय पुस्तक में नहीं लिखा है। क्रय पुस्तक में नहीं लिखा है तो ऐसे माल को हम स्टॉक में नहीं जोड़ें। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपनी पुस्तकों में जोड़े ही नहीं है। जब माल हमारे यहाँ पुस्तकों के अकॉर्डिंग माल हमारे यहाँ आया ही नहीं तो इन्वेंट्री कैसे बनेगा? इन्वेंट्री तो बन ही नहीं सकता वो हमारी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जिनको हम इन्वेंट्री में नहीं जोड़ते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं कौन सा ऐसा पॉइंट है यानी कि किन किन पॉइंटों को हम स्टॉक में जोड़ेंगे जब स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जल्दी से देखिए, पहला पॉइंट है गुड सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अगर हमने कोई माल इस शर्त के साथ बेचा है कस्टमर को कि आप उसको वापस कर देना। ठीक है, अगर हमने कुल मिला कह सकते हैं रिटर्न की शर्त पे माल को बेचा है तो ऐसे माल को हम इन्वेंट्री में जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि माल वापस भी तो आ सकता है, वापस आ गया तो इन्वेंट्री में जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा है गुड सेंड टू एजेंट्स फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम अनसोल्ड। सपोज करिए हमने अपने एजेंट हायर कर रखे हैं और हमने अपने माल का कुछ हिस्सा जो है एजेंटों को भेज दिया था जहाँ पे वो साल भर बेचते हैं। तो एजेंटों के पास माल का जो हिस्सा अनसोल्ड पड़ा हुआ है उसको भी हम अपनी इन्वेंट्री में जोड़ेंगे। ठीक है भाई, वो भी तो बिका नहीं है, वही तो माल हमारा ही है। बेशक एजेंट के पास पड़ा हुआ है बट वो माल हमारा है। ठीक है, एजेंट जब बेचेगा तभी उसको बिका हुआ मानेंगे। तो हमने एजेंट को जो माल बेचा है अभी तक बिका नहीं है उसके पास, उसको भी हम इन्वेंट्री में जोड़ते हैं। और दूसरा वो जो हमने रिटर्न की शर्त पे बेचा था उसको भी इन्वेंट्री में जोड़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट बनाए होंगे इन चीज़ों के प्रॉपर। नोट्स बना के बाद में आप जब देखो क्लास के बाद उसको तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो जल्दी से इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, बाय।